प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। तो पाठ का जो पहला भाग था वो कल हमने कर लिया था और पाठ के पहले भाग में हमने जो हमारा लेसन है वैज्ञानिक चेतना के वाहक चंद्रशेखर वेंकटरमन, तो उस पहले भाग में हमने रामन के जन्म, बचपन और उनके पिता के बारे में जाना था। इसके अतिरिक्त हमने यह साथ साथ यह भी जाना था भी उन्होंने किस तरह विज्ञान के रहस्यों की जो रुचि है वो रामन में बचपन से ही थी और इसी रुचि के कारण उन्होंने क्या है जो सरकारी विभाग में जो वो अफसर थे वित्त विभाग में, उस अफसर के पद पर रहते हुए भी वे कुछ समय निकालकर बहू बाजार में जाते थे, जहां पर वो जो इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की जो प्रयोगशाला थी वहां पर वो बहुत ही थोड़े संसाधनों में वो शोध कार्य करते थे। तो आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम जानते हैं भी हम उस पाठ से जो हमने पढ़ा है उससे हम कितना जुड़ पाए। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 है भी रामन के पिता क्या करते थे। अगर आपने जो लेसन है पाठ है अच्छी तरह से पढ़ा है तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो रामन के पिता क्या करते थे। रामन के पिता आपको बताया था कि विशाखापट्टनम में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे। दूसरा प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना का क्या उद्देश्य था। अब ये संस्था कौन सी थी जहां पर जो वेंकटरामन है वो बहू बाजार में जो जब अपने पद से जब वो अपने दफ्तर का काम समाप्त करके वहां पर शोध कार्य के लिए जाते थे तो उसका क्या उद्देश्य था। उसका उद्देश्य ये था भी वो सीमित संसाधनों में शोध कार्य करते थे, छोटी छोटी खोजें करते थे। हालांकि उनके पास संसाधनों की कमी थी, औजारों की कमी थी, लेकिन फिर भी वो क्या है छोटी छोटी खोजें करते थे। ये उनका उद्देश्य था। आइए आगे देखते हैं। यस बेटा, तो आज हम जो आपका पाठ का दूसरा भाग है वो आरंभ कर रहे हैं। पृष्ठ 39 पर देखिए। उन्हीं दिनों वे क्या है वाद्य यंत्रों की ओर आकृष्ट हुए। वाद्य यंत्र आपको बताए थे जो संगीत के जो उपकरण होते हैं उन्हें वाद्य यंत्र बोला जाता है। तो उन्हीं दिनों जब वे उस प्रयोगशाला में वो जाते थे और वे अफसर के जो वित्त विभाग में अफसर के पद पर तैनात थे, उन्हीं दिनों की बात है। तो उन्हीं दिनों वो क्या है उस प्रयोगशाला में जो वाद्य यंत्रों की ओर वो क्या है आकर्षित हुए। वे वाद्य यंत्र यानी जो संगीत उपकरण थे उनकी ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास कर रहे थे। उन दिनों वो क्या कर रहे थे, परतें होती हैं रहस्य। उन्हीं दिनों जो वेंकटरमन है वो भी ये वाद्य यंत्रों से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका वैज्ञानिक कारण क्या है इसको वो खोजने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अनेक वाद्य यंत्रों का यानी अनेक वाद्य यंत्र होते हैं जैसे तबला है, ठीक है, वायलिन है, उन वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। और वो वाद्य यंत्र कौन से थे जिनमें देसी और विदेशी यानी जो कुछ हमारे देश में बने हुए थे, कुछ दूसरे देशों से में बने हुए थे। दोनों प्रकार के वाद्य यंत्र थे यानी देसी विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों पर उन्होंने अपने अनुसंधान की। आगे देखिए। वाद्य यंत्रों पर किए जा रहे शोध कार्यों के दौरान उनके अध्ययन के दायरे में जहां वायलिन, कौन कौन से जो संगीत उपकरण थे उनके दायरे में वायलिन, चेलो या पियानो, ये विदेशी वाद्य यंत्र आए। इन विदेशी वाद्य यंत्रों का उन्होंने अध्ययन किया। वहीं वीणा, तानपुरा और मृदगम पर भी उन्होंने काम किया। ये जो भारतीय संगीत उपकरण थे इन पर भी उन्होंने काम किया।
उन्होंने वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की, जो पश्चिमी देशों का एक तरह के इस भ्रांति होता है संदेह, उन्होंने इस संदेह को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। यानी एक तरह से ये प्रचलित था कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो क्या है, उच्च क्वालिटी के नहीं है, अच्छे म्यूजिक उपकरण नहीं है। इस संदेह को, इस भ्रम को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित पर उन्होंने अच्छा खासा काम किया। यानी वाद्य यंत्रों से जो वाइब्रेशन यानी जो कंपन उत्पन्न होता है उस पर उन्होंने क्या है, अनेक उसके गणित पर, यानी उसमें छिपे हुए जो वैज्ञानिक कारण है उसका उन्होंने उस पर क्या है अच्छा खासा काम किया और अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए और उससे संबंधित अनेक खोजें हैं वो उन्होंने प्रकाशित की। उस जमाने के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री सर आशुतोष मुखर्जी को इस प्रतिभावान युवक के बारे में जानकारी मिली। उस समय के एक प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे जिनका नाम था आशुतोष बनर्जी। जब उनको पता चला भी जो वेंकटरमन है वो बहुत ही एक तीक्ष्ण बुद्धि वाले युवक हैं, उनके बारे में पता चला, उन्हीं दिनों कोलकाता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का नया पद सृजित हुआ था, निर्माण हुआ था, संरचना हुई थी। तो उन्हीं दिनों क्या है, जो कलकत्ता एक विश्वविद्यालय, बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, वहां पर प्रोफेसर का पद जो सृजित हुआ था या बना था। यानी उससे पहले प्रोफेसर नहीं हुआ करते थे विश्वविद्यालयों में। मुखर्जी महोदय ने रामन के समक्ष होता है सामने प्रस्ताव रखा कि वे सरकारी नौकरी को छोड़कर कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर का पद स्वीकार कर लें। उन्होंने ये जो ऑफर है वो वेंकटरामन को दिया। रामन के लिए यह एक कठिन निर्णय था। क्यों कठिन निर्णय था? क्योंकि जिस पद पर वो आसीन थे वो बहुत ही एक अच्छा पद था। तो उस जमाने के हिसाब से यह एक अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद पर थे। वो प्रतिष्ठित होता है, बहुत अधिक प्रसिद्ध जो सरकारी पद था उस पर वो आसीन थे, जिसके साथ उन्हें मोटी तनख्वाह, एक बड़ी तनख्वाह और अनेक सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त होती थी, जुड़ी हुई थी, अर्थात उन्हें प्राप्त होती थी। उन्हें नौकरी करते हुए 10 वर्ष बीत चुके थे। 10 सालों से वो वित्त विभाग में अफसर के पद पर तैनात थे। ऐसी हालात में सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन, यानी जो प्रोफेसर का जो वेतन था वो बहुत कम था, और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का जो फैसला करना बहुत ही हिम्मत का काम था। एक तरफ से एक बड़ी नौकरी थी, उसको छोड़कर क्या एक छोटी नौकरी की तरफ, प्रोफेसर की, उसकी तरफ आना एक बहुत बड़ा, एक हिम्मत का काम था, एक साहस का काम था। लेकिन क्या हुआ आगे देखिए। रामन सरकारी नौकरी की सुख सुविधाओं को छोड़ सन 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की नौकरी में आ गए। यानी 1917 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में वो आगे वित्त विभाग का जो पद है उसको छोड़कर। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी उन्होंने, उनके लिए जो क्या है, संगीत उपकरणों पर जो तरह तरह की जो खोज हो रही थी या वो तरह तरह का जो प्रयोग कर रहे थे, तो उसकी साधना क्या है, साधना स्वरूप भी या उसकी तरफ कह सकते हैं भी आकर्षित होकर वो क्या है, कोलकाता आ गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के शैक्षणिक माहौल में वे अपना पूरा समय अध्ययन पढ़ने में, अध्यापन पढ़ाने में और शोध में यानी आविष्कार में बिताने लगे। 4 साल बाद यानी सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान जब रामन के मस्तिष्क में, उनके दिमाग में समुद्र के नीले रंग की वजह का जो सवाल हिलोरे लेने लगा, यानी उनके मन में उस समुद्र से संबंधित नीले रंग का, क्यों समुद्र का जो रंग है वो नीला क्यों होता है, ये सवाल जब उनके मन में कौंधने लगा तो उन्होंने आगे इस दिशा में प्रयोग किए, नए नए प्रयोग करने आरंभ कर दिए। साथ में पढ़ते, साथ में पढ़ाते भी, लेकिन फिर भी वो क्या है, तरह तरह की जो खोजों में विश्वास रखते थे, जिसकी परिणति होता है प्रमाण। रामन प्रभाव
की खोज के रूप में हुई, जिसका हमें आगे देखने को भी मिला भी। उनका जो प्रभाव है वो रामन प्रभाव के नाम से भी जाना गया। जो उनकी लगन है, उनकी मेहनत है, वो आगे रमन प्रभाव के नाम से जानेगी। आगे देखिए, रामन ने अनेक ठोस रवों, अब किस तरह उन्होंने अपना जो वैज्ञानिक प्रयोग है वो किया। तो रामन ने अनेक ठोस रवों तथा तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन किया। किस तरह ठोस पदार्थों या तरल पदार्थों पर जो प्रकाश की जो किरण है, जो विकिरण है, वो किस तरह से गुजरती है, उसका उन्होंने अध्ययन किया। फिर उन्होंने पाया कि जब एक वर्णीय प्रकाश की किरण किसी तरल या ठोस रवे पदार्थ से गुजरती है, यानी उनकी वैज्ञानिक जो पद्धति है, जो खोज कर रहे थे, उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। जब उन्होंने देखा भी जो एक वर्णीय प्रकाश जब सूर्य से हमें प्राप्त होता है, जब वो किसी तरल या ठोस वस्तु में से गुजरता है, तो गुजरने के बाद उसके वर्ण में परिवर्तन आता है, वर्ण होता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है। वजह यह होती है, तब उन्होंने ये वजह बताई, वजह यह होती है कि एक वर्णीय प्रकाश की किरण के फोटोन जब तरल या ठोस रवे से गुजरते हुए इनके अणुओं से टकराते हैं, तो इस टकराव के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप वे या तो ऊर्जा का कुछ अंश खो देते हैं या पा जाते हैं। तब उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि किस तरह जब प्रकाश की किरणें ठोस पदार्थों से गुजरती है तो उसका प्रभाव क्या है देखा जा सकता है, और इस प्रभाव की किस तरह जो प्रकाश का जो अंश है, यानी फोटोन होता है, जब प्रकाश का अंश तरल या ठोस रवे में से गुजरता है तो क्या है, उन्होंने बताया भी किस तरह जो अणु हैं वो टकराते हैं, और इस अणु के टकराने से क्या है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसमें कुछ ऊर्जा समाप्त हो जाती है, लेकिन कुछ ऊर्जा को जो विकिरण है वो प्राप्त कर लेते हैं। और दोनों ही स्थितियां प्रकाश के वर्ण यानी रंग में बदलाव लाती हैं, चाहे वो ऊर्जा का अंश खोने पर हो, चाहे उसको प्राप्त करने पर हो। एक वर्णीय प्रकाश की किरणों में सबसे अधिक ऊर्जा बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। उनमें से जो रंग की जो निकलते हैं या रंगों की जो अलग अलग प्रभाव पड़ते हैं, उनमें जो बैंगनी रंग होता है उसका प्रभाव उन्होंने बताया भी सबसे अधिक होता है। बैंगनी के बाद क्रमशः नीले, आसमानी, हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण यानी लाल रंग का नंबर आता है। उसके बाद में ये रंग हैं जो क्या है हमें जो परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार लाल वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा सबसे कम होती है, यानी उसका जो प्रभाव लाल रंग का वो बहुत ही कम दिखाई देता है। उसी हिसाब से उसका वर्ण भी परिवर्तन हो जाता है, उसका रंग भी परिवर्तित हो जाता है, जैसे वो जो क्या है वो बहुत कम दिखाई देगा। रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी, एक बहुत बड़ी क्रांति के समान थी। बहुत बड़ा आविष्कार उन्होंने किया था, इसलिए कहा गया है भी ये क्रांति के समान थी। इसका पहला परिणाम तो यह हुआ कि प्रकाश को प्रकृति के बारे में आइंस्टीन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिल गया, यानी आइंस्टीन ने जो विचार दिए थे उसका भी हमें एक तरह से जो प्रकृति के बारे में उन्होंने प्रकाश की स्वभाव के बारे में जो कुछ भी बताया था उसका हमें एक तरह से सबूत या प्रमाण मिल गया। आइंस्टीन के पूर्ववर्ती वैज्ञानिक प्रकाश को तरंग के रूप में मानते थे। वो जो आइंस्टीन से पूर्व जो भी वैज्ञानिक हुए थे वो क्या कहते थे भी भी प्रकाश को वो एक तरंग मानते थे, एक तरंग के रूप में मानते थे। ये प्रकाश है वो एक तरंग है, मगर आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों की तीव्र धारा के समान है। इन अति सूक्ष्म कणों की तुलना आइंस्टीन ने बुलेट से या एक तरह से गोली से की और इन्हें फोटोन नाम दिया। फोटोन होता है एक प्रकाश के अंश का उन्होंने नाम दिया। फिर क्या है, रामन के प्रयोगों ने आइंस्टीन की जो धारणा का प्रत्यक्ष प्रमाण दे दिया, यानी सबूत के साथ उन्होंने ये बात बता दी
भी प्रकाश का अंश किस तरह परिवर्तित होता है। ठीक है, क्योंकि एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन यह साफ तौर पर प्रमाणित करता है कि प्रकाश की जो किरण है वो तीव्रगामी सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में व्यवहार करती है। किस तरह, जो प्रकाश की एक किरण है, जो एक वर्णीय जो किरण है, वो प्रकाश के वर्ण में या रंग में तरह तरह के परिवर्तित होकर जो प्रकाश की किरण है वो सूक्ष्म कणों के प्रवाह के रूप में किस तरह व्यवहार करती है, उसके बारे में उन्होंने बताया। रामन की खोज की वजह से पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो गया। यानी रामन ने जब ये खोज की तो उसके कारण जो अणुओं और परमाणुओं की जो संरचना होती है वो किस तरह बनते हैं, उसका जो अध्ययन है वो भी सहज हो गया, यानी आसान हो गया। पहले इस काम के लिए इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाता था। ये एक तरह की प्रक्रिया है, इसका सहारा लिया जाता था। यह मुश्किल तकनीक है, यह बहुत ही मुश्किल तकनीक थी, यानी जिससे इसमें अनेक तरह की जो परेशानियां हैं उसको सामना करना पड़ता था और गलतियों की संभावना बहुत अधिक रहती थी और ये सही भी नहीं होता था। रामन की खोज के बाद पदार्थों की आणविक और परमाणविक संरचना के अध्ययन के लिए रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिए जाने लगा। अब जैसे ही रामन ने ये खोज की तो उसके बाद अणुओं और परमाणुओं की किस तरह इनकी संरचना होती है, किस तरह इनका निर्माण होता है, इसके अध्ययन के लिए इसको क्या नाम दे दिया गया, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम इसे दिया जाने लगा और इसी का क्या है सहारा लिया जाने लगा, इसका प्रयोग किया जाने लगा। यह तकनीक एक वर्णीय प्रकाश के वर्ण में परिवर्तन के आधार पर पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की संरचना की सटीक जानकारी देती है। किस तरह अणुओं और परमाणुओं का निर्माण होता है उसकी ये क्या है एक प्रभावशाली जानकारी हमें प्रदान करती है। कौन प्रदान करती है? जो रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इस जानकारी की वजह से पदार्थों का संश्लेषण होता है, मिलान करना। ठीक है, किस तरह पदार्थों का जो संश्लेषण है, पदार्थों का जो मिलान है वो प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का कृत्रिम रूप से निर्माण संभव हो गया। कृत्रिम रूप से, बनावटी रूप से, यानी जब से ये आविष्कार हुआ तो उसके बाद में अनेक जो उपयोगी पदार्थों का क्या है निर्माण करना आसान हो गया है, संभव हो गया है। तो आज के लिए हम ये लेसन यहीं तक पढ़ेंगे। आइए आज हमने जो पढ़ा है उसका हम जो मुख्य विचार हैं अनुच्छेदों के वो देखते हैं। अनुच्छेदों के मुख्य विचार क्या क्या है? पहला मुख्य विचार यह है कि रामन ने जो पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को, इस संदेह को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। कुछ लोग इस बात को मानते थे भी जो हमारे देश के जो संगीत उपकरण हैं वो क्या है विदेशियों की तुलना में थोड़े घटिया हैं। तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया ये जो दोनों हैं विदेशी हो चाहे देसी हो वो क्या है घटिया नहीं है, हमारे देश के जो उपकरण हैं। ये उनका मुख्य विचार था हमारे अनुच्छेद का। दूसरा मुख्य विचार था विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला हिम्मत का काम था। ये उनकी एक साहसिक कदम था उनका। इतना बड़ा पद छोड़कर विश्वविद्यालय की नौकरी के लिए आना उनका हिम्मत का काम था। तीसरा, रामन द्वारा समुद्र के नीले रंग के कारण की खोज में किए गए प्रयोगों की परिणति रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। यानी जब उन्होंने इस बात का आविष्कार कर दिया भी जो समुद्र का रंग नीला कैसे होता है, तो ये उनका प्रभाव रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और चौथा मुख्य विचार है रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। यानी इससे पहले हालांकि बहुत से लोगों ने प्रयास किए थे लेकिन कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाया था और उनका जो ये आविष्कार था चंद्रशेखर वेंकट रामन का वो क्या है एक क्रांति के समान था। आगे देखिए मुख्य विचार, रामन ने
पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया है। इससे संबंधित हमने क्या क्या विचार हैं। तो शोध कार्यों के दिनों में ही वो वाद्य यंत्र आपको बताया था, जब हमने ये लेसन पढ़ा था भी, शोध कार्य जब वो करते थे वहां वो प्रयोगशाला में बहु बाजार में जब वो जाते थे तो वहां उन शोध कार्य के दिनों में भी वो वाद्य यंत्रों की तरफ आकर्षित हो गए थे। दूसरा है वाद्य यंत्रों की ध्वनियों के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्यों की परतें खोलने का प्रयास करना। उन्होंने अपने प्रयोगों द्वारा ये जानने का प्रयास किया भी ये उपकरण हैं जो संगीत के, वो किस तरह जो ये ध्वनियां हैं वो उत्पन्न करते हैं। ये परतें यानी रहस्य खोलने का उन्होंने प्रयास किया। फिर उन्होंने आपको पहले भी बताया विदेशी और विदेशी दोनों प्रकार के वाद्य यंत्रों का उन्होंने अध्ययन किया। आगे देखिए, आगे उन्होंने ये विचार दिया वाद्य यंत्रों के कंपन के पीछे छिपे गणित यानी उसके पीछे जो वैज्ञानिक रहस्य है उस पर काम करके अनेक शोध पत्र को प्रकाशित करना। उन्होंने अनेक शोध पत्र प्रकाशित किए इस बात पर वैज्ञानिक तथ्यों के साथ। आगे है वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर पश्चिमी देशों की भ्रांति को तोड़ना, यानी इन वाद्य यंत्रों की सहायता से इन पर की जा रही खोजों के आधार पर वो क्या है जो पश्चिमी देशों की जो भ्रांति है उसको उन्होंने ये तोड़ने का प्रयास किया भी, वो जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं उनको विदेशी वाद्य यंत्रों की तुलना में घटिया मानते। आगे देखिए, अब आगे उनका विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला हिम्मत का काम कैसे था, इस पर देखिए। तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री कैसे उन्होंने फैसला लिया, किस तरह उनके सामने प्रस्ताव रखा, इससे संबंधित बातें आप देखिए। तो विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला हिम्मत का काम था, वास्तविक रूप से हिम्मत का काम था। क्यों था, किसने उन्हें प्रोत्साहित किया, तो प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री आपको बताया था जो सर आशुतोष बनर्जी थे। आशुतोष बनर्जी को प्रतिभावान युवक रमन के बारे में पता चलना, जब उन्होंने पता चला भी रमन एक क्या है, एक बहुत ही प्रतिभावान छात्र हैं, ठीक है, वैज्ञानिक विषयों में उनकी रुचि है, तरह तरह के वो अनुसंधान करते हैं, खोज करते हैं। जैसे उन्होंने ये पता चला तो रमन का उस समय की मोटी तनख्वाह और अनेक सुख सुविधाओं वाले अत्यंत प्रतिष्ठित सरकारी पद कार्यरत होना, उस समय जो रमन है वो एक बहुत बड़े पद पर तैनात थे, जो बहुत अधिक प्रसिद्ध पद था, मोटी तनख्वाह थी, अनेक सुख सुविधाएं वहां पर मिलती थी। फिर तीसरा देखिए, आशुतोष बनर्जी का रामन के सामने कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर काम करने का प्रस्ताव रखना। आशुतोष मुखर्जी ने रामन के सामने प्रस्ताव रखा कलकत्ता विश्वविद्यालय में, क्योंकि उस समय ही जो प्रोफेसर का जो पद है वो सृजित हुआ था। फिर सरकारी नौकरी छोड़कर कम वेतन और कम सुविधाओं वाली विश्वविद्यालय की नौकरी में आने का फैसला करना। फिर उन्होंने जो सरकारी नौकरी है, जो वित्त विभाग में वो अफसर थे, उसको छोड़कर उन्होंने बहुत ही कम सुविधाएं जो प्रोफेसर के पद को मिलती थी वहां पर आने का फैसला किया। उनके लिए सरस्वती की साधना सरकारी सुख सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी, यानी शिक्षा और जो संगीत उपकरण से संबंधित वो प्रयोग कर रहे थे, ये सभी चीजें क्या है जो उनकी जो सुख सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो रही थी उससे वो सभी चीजें उन्हें अधिक महत्वपूर्ण लगी, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं भी विश्वविद्यालय की नौकरी में उनके आने का जो फैसला था वो एक हिम्मत का काम था। आगे देखिए, रामन द्वारा समुद्र के नीले रंग के कारण की खोज में किए गए प्रयोगों की परिणति या परिणाम स्वरूप रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। इससे संबंधित जो विचार हैं वो आपको लिखने हैं। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो शैक्षणिक माहौल में पूरा समय अध्ययन अध्यापन यानी पढ़ने और पढ़ाने और शोध में बिताना, इसके कारण उन्हें क्या है बहुत अधिक कह सकते हैं उन्हें अनेक अनुसंधानों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, जिसके कारण वो ये जो इतना बड़ा प्रभाव है, इतनी बड़ी खोज है उसको वो कर सके।
सन 1921 में समुद्र यात्रा के दौरान रामन के मस्तिष्क में समुद्र के नीले रंग की वजह के सवाल का उत्पन्न होना। अब सन 1921 में जब वो समुद्र यात्रा कर रहे थे, वो डेक पर खड़े थे जहाज के किनारे पर, तो उस समय उनके मन में जो सवाल है वो उत्पन्न हुआ था। फिर उन्होंने अनेक ठोस द्रवों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरण के प्रभाव का अध्ययन करा। फिर उन्होंने अध्ययन किया कि किस तरह प्रकाश की जो विकिरण है वो ठोस और तरल पदार्थों में से जब से गुजरती है तो क्या परिवर्तन होता है, और इसकी परिणति क्या है, रामन प्रभाव की खोज के रूप में हुई। रामन प्रभाव के नाम से जाना गया। आगे देखिए, रामन की खोज भौतिकी के क्षेत्र में एक क्रांति के समान थी। वास्तविक रूप में यह एक क्रांति के समान थी। क्यों? क्योंकि प्रकाश की जो प्रवृत्ति के बारे में आइंस्टीन के विचारों का प्रायोगिक प्रमाण मिलना, जो आइंस्टीन के जो विचार थे उसका जो वास्तविक जो प्रमाण है या जो सबूत है प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में, वो उन्हें इस खोज के बाद प्राप्त हुआ। पदार्थों के अणुओं और परमाणुओं की आंतरिक संरचना का अध्ययन सहज हो जाना। रामन की खोज के कारण क्या है, जो अणुओं और परमाणुओं की जो संरचना, जो उनका बनना होता है, ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना का जो अध्ययन है वो क्या है, अत्यंत सरल हो गया। मुश्किल तकनीक और गलतियों की अधिक संभावना वाली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की जगह विश्वसनीय रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिए जाने लगा। यानी पहले जो जिसमें एक अधिक गलतियां होने का भय रहता था, वो एक प्रक्रिया थी, 6 इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी बोला जाता था। अब उसकी जगह जो अधिक विश्वसनीय, ठीक है, जिससे हमें क्या है भी वास्तविक जो स्वरूप है वो प्राप्त हो सकता था, उस प्रक्रिया यानी रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सहारा लिया जाने लगा। पदार्थों का संश्लेषण यानी पदार्थों का मिलना प्रयोगशाला में करना और अनेक उपयोगी पदार्थों का किस तरह से कृत्रिम रूप से यानी बनावटी रूप से निर्माण संभव हो जाना, तो ये सभी बातें बताती हैं कि किस तरह रामन की जो खोज है वो भौतिकी के क्षेत्र में एक तरह से क्रांति के समान थी। आगे देखिए, अब इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं, एनसीईआरटी के प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। तो पहला प्रश्न आप देखिए, आपको इन प्रश्नों के उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। 25 से 30 शब्दों में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो पहला प्रश्न देखिए, कॉलेज के दिनों में रामन की दिल्ली इच्छा क्या थी? यानी जब वो कॉलेज में थे तो उनके मन में किस तरह के जो विचार थे, उनकी हार्दिक इच्छा क्या थी? तो ये हमने अच्छी तरह पढ़ा है भी। जब कॉलेज के दिनों में, जब वो कौन से कॉलेज में थे आपको बताया था, प्रेसिडेंसी कॉलेज में थे, ठीक है, तिरुचिरापल्ली कॉलेज में थे। तो कॉलेज के दिनों में रामन की जो दिल्ली यानी हार्दिक इच्छा थी कि अपना वो पूरा जीवन है वो शोध कार्यों को यानी तरह तरह की खोज करने के कार्य में समर्पित कर दें, त्याग दें। लेकिन उस जमाने में शोध कार्य को एक पूर्णकालिक कैरियर के रूप में अपनाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। यानी इसकी तरफ जो उस समय के जो लोग हैं या जो छात्र हैं वो आकर्षित नहीं थे। नहीं, इसमें क्या है, किसी तरह का कोई कैरियर बनने की कोई संभावना थी, भी अपना जो जीवन है वो अच्छी तरह व्यतीत कर सके। परंतु रामन ने अपनी दिल्ली इच्छा को पूरा किया। लेकिन फिर भी जो चंद्रशेखर वेंकट रमन है, उन्होंने अपनी जो दिल की इच्छा थी, इसमें पूर्णकालिक कैरियर नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो दिल की इच्छा को पूरा किया। आगे देखिए दूसरा प्रश्न, वाद्य यंत्रों पर की गई खोजों से रामन ने कौन सी भ्रांति तोड़ने की कोशिश की? बहुत ही आसान प्रश्न है, हमने 2-3 बार पढ़ लिया है भी। क्या संदेह तोड़ने की कोशिश की, किस तरह के जो भ्रम थे वो लोगों के मन में थे जो संगीत उपकरण है उनके प्रति, तो कौन सा भ्रम तोड़ने की कोशिश की?
भी लोगों का मानना था कि जो भारतीय वाद्य यंत्र हैं वो क्या है, पश्चिमी वाद्य यंत्र यानी दूसरे देशों की, यूरोपीय देशों की तुलना में अच्छे नहीं है। ये लोगों के मन में संदेह था, भ्रम था। लेकिन रामन ने इतने अच्छे अनुसंधान किए, प्रयोग किए, उनके आधार पर उन्होंने इस भ्रांति को तोड़ने की कोशिश की, अपने प्रयोगों के आधार पर, अपने अनुसंधान के आधार पर। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, रामन के लिए नौकरी संबंधी कौन सा निर्णय कठिन था? रामन के पास एक तरफ तो एक सरकारी पद था वित्त विभाग में, और दूसरी तरफ किसने उन्हें नौकरी छोड़ने के लिए कहा था? आशुतोष बनर्जी, जो एक शिक्षा शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था। तो उनके मन में रामन के लिए नौकरी संबंधी जो निर्णय था वो कौन सा निर्णय था जो वो कठिन था? तो हमने आज ही पढ़ा है भी उस जमाने के अनुसार क्या है भी, जो रामन सरकारी विभाग में, जो वित्त विभाग में एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद था, प्रसिद्ध पद था, उस पर वो आसीन थे, तैनात थे। वहां पर उन्हें मोटी तनख्वाह मिलती थी, अनेक सुख सुविधाएं मिलती थी। उस नौकरी को छोड़कर उन्होंने भी, जो शिक्षा शास्त्री हैं आशुतोष बनर्जी, जब उन्होंने कहा कि आप, उस समय जो कॉलेज प्रोफेसर का जो पद है वो सृजित हुआ था, तो उसके लिए उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो उस नौकरी को छोड़कर, सरकारी नौकरी को छोड़कर, जो एक बहुत बड़ी वित्त विभाग में अफसर की जो पद था, उसको छोड़कर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी करने का जो फैसला था वो बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही कठिन था। आगे देखिए, आपको आगे जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों में देने हैं। पहले 25 से 30 थे, अब 50 से 60। पहला प्रश्न है, रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है? अब आपको हमने बताया था कि किस तरह जो रामन ने जो अनुसंधान किया उसका आने वाले समय में नाम ही क्या है, रामन प्रभाव पड़ गया। और वही पूछा गया है भी रामन की खोज, रामन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो उन्होंने क्या बताया था अपने अनुसंधान में? तो क्या बताया था उन्होंने भी, जब एक वर्णीय प्रकाश की जो किरण है, जब किसी तरल या रवेदार ठोस रवेदार होती है, एक मणि रूपीय पदार्थ से गुजरती है, तो उसके गुजरने के बाद उसके वर्ण में, यानी उसके जो रंग है उसमें परिवर्तन आ जाता है। फिर उन्होंने बताया किस तरह ऐसा इसलिए होता है कि जब एक वर्णीय प्रकाश की जो किरण है, किरण के फोटान, फोटान आप तो बताया था भी, किरण के जो प्रकाश के जो अंश हैं वो किसी तरल या ठोस रवे से या ठोस अंश से गुजरते हुए इनके अणुओं से जब टकराते हैं, तो टकराने के बाद क्या है, वो कुछ ऊर्जा, कुछ एनर्जी है वो खो देते हैं और कुछ पा लेते हैं। कुछ एनर्जी वो क्या है अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन कुछ खो भी देते हैं। तो ऊर्जा में परिवर्तन के कारण जो प्रकाश के वर्ण, यानी उसके रंग में जो बदलाव आता है, और ऊर्जा के परिमाण में परिवर्तन के हिसाब से जो प्रकाश का रंग है वो किसी खास रंग का हो जाता है, और इसे ही रामन प्रभाव कहते हैं। और ये भी उन्होंने बताया भी किस वर्ण का जो प्रभाव है वो अधिक होता है और किस वर्ण का नहीं। जो बैंगनी रंग है उसका जो प्रभाव है वो अधिक होता है, लेकिन जो लाल रंग है उसका जो प्रभाव है वो बिल्कुल ही कम। तो ये था रामन प्रभाव। आगे देखिए, रामन प्रभाव की खोज से विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से कार्य संभव हो सके? तो रामन प्रभाव की खोज से अणुओं और परमाणुओं के जो अध्ययन का जो कार्य है, इस खोज से जो अणुओं और परमाणुओं की जो बनावट है, किस तरह उनकी संरचना होती है, उसका जो अध्ययन है वो क्या है, सहज हो गया, आसान हो गया। पहले यह काम कैसे किया जाता था और बाद में कैसे किया जाने लगा, ये भी हमने पढ़ा था भी। यह काम पहले इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाता था, लेकिन रमन के जो अनुसंधान के बाद अब इसको क्या है, कैसे किया जाने लगा,
अब इसे रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा किया जाने लगा। और जब से रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो ये कार्य किया जाने लगा, तो इस खोज के कारण क्या है, भी पदार्थों का जो एक बनावटी जो मिलान है वो भी संभव हो गया। तो इस तरह ये कार्य संभव हो सके रामन के प्रभाव से। तो ये प्रश्न नहीं थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। इट्स ओके बेटा।